Jai Hind guys. So in the previous video, we had learned about some important basic terms and some fundamental concepts, the know-how of which is important for us to pass journal entries. In this video, we'll be learning about some accounting principles. अब होते तो बहुत ढेर सारे accounting principles हैं, but यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही चूज कर रखे हैं जो हम लोगों को जर्नल एंट्री समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इनका नो हाउ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। So before starting the individual discussion of these particular concepts, let us first learn that what basically are accounting principles. Accounting principles हैं क्या? So we can say कि accounting principles are nothing but the rules, some guidelines, and we can say theory based of entire accounting system, जिसके बेसिस पे हम लोग अपने बुक्स को प्रिपेयर करते हैं, अपने पूरे अकाउंटिंग बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या है? ये एक रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जिनके आधार पे हम लोग जो जर्नल एंट्री अभी करेंगे या फर्दर लेजर प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सारी चीजों को प्रिपेयर करने में हमको कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, तो कई ढेर सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, अराउंड 16-17। हम लोग अभी सिर्फ इतने ही डिस्कस करेंगे जिनके अंडरस्टैंडिंग से हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को समझ पाएंगे, जर्नल बुक वाले चैप्टर को समझ पाएंगे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग समझने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट we prepare our accounts with the intention that our business will continue to operate for a very long period of time. ठीक है, हम लोग जो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग इस इंटेंशन से प्रिपेयर करते हैं कि हमारा बिजनेस एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है एंड इट विल नॉट शट डाउन इन द वेरी शॉर्ट रन। इसको हम लोग बहुत शॉर्ट रन में बंद नहीं करेंगे। ऐसा अब क्यों होता है इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीकेशन क्या है वो जानते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन होगा या आप ही अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप इस इंटेंशन से, इस माइंडसेट से कभी भी नहीं स्टार्ट करोगे कि हम लोग इसको भैया आज स्टार्ट करेंगे और 1 महीने बाद बंद कर देंगे। नहीं, everyone thinks it from ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कि भाई आज इसको स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 इसको ग्रो करेंगे, इसको प्रॉस्पर करेंगे एंड विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इट फॉर एन इंडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत ही इसका ये इंप्लीकेशन है कि इस कॉन्सेप्ट के तहत ही हम लोग एक्सपेंडिचर्स और रेसिट्स को बाइफरकेट कर पाते हैं इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही समझा इस चीज को। अगर हम कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं विद द इंटेंशन टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट इन अ लॉन्ग पीरियड, से बियॉन्ड दिस अकाउंटिंग पीरियड, तो वो एक्सपेंडिचर क्या होता था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते थे? जिसके बेनिफिट को हम लोग इसी अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है कि ये जो एसेट और लाइबिलिटी पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका इंपैक्ट हम लोगों ने कहां देखा था? कि एसेट और लाइबिलिटी पे पड़ता है ना। सेम वेज कैपिटल रेसिट्स का भी हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका जो इंपैक्ट है वो कहां पे पड़ रहा था? एसेट और लाइबिलिटी पे। हमने समझा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे एसेट्स इधर दे इंक्रीज और द लाइबिलिटी रिड्यूसेस, वेयर इन केस ऑफ रेसिट्स हमारे एसेट्स या तो रिड्यूस हो जाते थे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेसिट्स के जो हम लोग इंपैक्ट देखने वाले हैं, ये हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं। और एसेट और लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क पड़ता है तो हम कहते हैं कि हम लोगों ने फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोगों के बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट आया है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? एसेट और लाइबिलिटी का क्या पोजीशन है, और उसका इंपैक्ट हम लोग कहां पे देखेंगे? बैलेंस शीट में। वेयर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसिट्स हैं, इनका इंपैक्ट हम लोग देखते हैं ऑन द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जिसके बेसिस पे हम लोग एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है, हम लोग जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के एक लेफ्ट वाले साइड, जिसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, वहां रिकॉर्ड कर लेते हैं। वेयर जितने भी हम लोगों के रेसिट्स है, रेवेन्यू रेसिट्स, उनको हम लोग
ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नोट कर लेते हैं। और अब क्या होता है, इन दिस अकाउंटिंग पीरियड जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जितने भी रेवेन्यू रेसिट्स हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं। अगर हमारे रेसिट वाला साइड ज्यादा है, इनकम वाला साइड ज्यादा है ओवर द एक्सपेंडिचर वाला एरिया, ओवर द एक्सपेंसेस वाला एरिया, तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। वेरएज अगर हमारा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला साइड ज्यादा है, तो हम लोगों को लॉस होगा। जाहिर सी बात है ये, ठीक है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का इंप्लीकेशन ये होता है। आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में आया होगा। वहां मैंने पहले तो आप लोगों को ये बहुत ब्रीफ में बताया था। इनफैक्ट अकाउंट जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर भी पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेसिट्स, रेवेन्यू रेसिट्स, मैंने ये तो बता दिया था कि होते क्या है, बट इनका इंपैक्ट कहां पड़ता है वो हम लोगों ने अभी सीखा। नेक्स्ट हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों का बिजनेस बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को तब इवैल्यूएट करेंगे जब हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे, है ना। सो इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस के इस लॉन्ग लाइफ पीरियड को छोटे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में बांट देते हैं, और ये यूजुअली बेसिकली 12 मंथ्स का होता है। सो यूजुअली इस पीरियड इंटरवल में बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन को इवैल्यूएट करता है। से अगर मान के चलो मैं कैलेंडर ईयर सिस्टम अडॉप्ट करता हूं, तो मैं अपनी बुक्स को ओपन करूंगा कब, 1 जनवरी को, और उसको क्लोज कर दूंगा ऑन द 31 दिसंबर। अब इस पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शंस मेरे बिजनेस में होंगे, इनका अल्टीमेट इंपैक्ट मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या पड़ा, मेरे एसेट और लाइबिलिटीज का सिचुएशन क्या रहा, कैसा रहा, बढ़े, क्या क्या एसेट्स बढ़े, क्या क्या लाइबिलिटीज बढ़े, क्या क्या एसेट्स घटे, क्या क्या लाइबिलिटीज घटे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन रही ओवरऑल। मैं इस पीरियड में मेरे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया कि बुरा परफॉर्म किया, ये मैं इवैल्यूएट कर लूंगा विद इन दिस अकाउंटिंग पीरियड। तो एक सिस्टम होता है कैलेंडर का, एक होता है फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को मालूम है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। सो दीज आर द बेसिकली मोस्ट अडॉप्टेड सिस्टम्स, ठीक है, मोस्ट अडॉप्टेड अकाउंटिंग पीरियड्स। इसके अलावा कई बिजनेसेस अपने अकॉर्डिंग 6-6 महीने का भी अडॉप्ट करती है, कई लोग क्वार्टरली के बेसिस पे भी अपने अकाउंटिंग पीरियड को डिटरमाइन करते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनीज और मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो यूजुअली 12 मंथ्स का होता है, और सब लोग फिस्कल ईयर वाले सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वील मूव टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने समझा था दैट देयर वर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। एक तो कैश ट्रांजैक्शन होता था, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वैसे ही हम लोग अपने बुक्स को भी 2 बेसिस पे 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो कैश बेसिस पे और दूसरा ये अक्रूवल बेसिस पे, ठीक। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एक बार समझ लेते हैं। सो कैश बेसिस, जैसा आप जान रहे हो कि हम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में जब हमारे बिजनेस में कैश एक्चुअली में आएगा या एक्चुअली में कैश जाएगा। मतलब दिस सिस्टम बेसिकली recognizes revenues and expenses when actually cash is received or paid out, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, इनकम को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमको कस्टमर से कैश मिलेगा, और एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम लोग कैश पे करेंगे टू आवर सप्लायर्स, टू आवर एम्प्लॉइज। जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं उनको सप्लायर्स बोलते हैं, उनको हम पेमेंट करेंगे, और अपने एम्प्लॉइज को, अपने लेबर्स को सैलरी और वेजेस पे करेंगे, तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये वाला जो सिस्टम है, कैश बेसिस वाला सिस्टम, इट बेसिकली फोकसेस मोर ऑन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश, और कैश का क्या इनफ्लो है, क्या कैश का आउटफ्लो है, वो इस वाले सिस्टम में डिटरमाइन होता है। सो ये वाला सिस्टम ज्यादा सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके बेसिस पे हम लोग इजीली कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को मॉनिटर कर सकते हैं। और इस तरीका का सिस्टम बेसिकली कुछ आप कह सकते हो जो प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, लॉ फर्म्स वगैरह और हॉस्पिटल्स वगैरह इस तरीके के सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं। स्कूल्स वगैरह इन सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं, जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते, और इन लोगों के लिए मेन एजेंडा क्या है, टू रिकॉर्ड द इनफ्लो ऑफ एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बेस्ड ऑन विच वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं।
So next we'll try to understand how does accrual system works. Now this is more scientific method of recording transaction, and most of the business houses, business organizations adopt this system because वहां पे usually most frequently credit transactions होते हैं. तो देखो, as per this concept, transaction must be recorded in the books of the business on the day of its actual occurrence. हम लोग transactions को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो एक्चुअली में अकर हुए हैं, rather than the day of its actual cash receipt और पेमेंट. नहीं समझ में आया इस डेफिनेशन से? एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. लेट्स से माय बिजनेस फर्म सोल्ड सम गुड्स टू एक्स. अब एक्स को हम लोगों ने जो सामान बेचा, हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे बेचा. ठीक, किस बेसिस पे? उधार पे. तो ये सिस्टम क्या कह रहा है? ये सिस्टम कह रहा है कि भाई तुम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड कर लोगे जब वो एक्चुअली में हुआ है. तो मैं ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लूंगा जब मैंने एक्स को सामान बेचा. मैं तब का इंतजार नहीं करूंगा जब एक्स मुझे एक्चुअली में कैश पे करेगा. सो बेसिकली द रेवेन्यूज आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर एक्चुअली अर्न. मैंने जैसे ही सामान एक्स को बेच दिया, मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूंगा और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगा. एंड आई विल नॉट वेट फॉर द टाइम कि मुझे एक्चुअल कैश रिसिट इसका कब होता है, कि जब वो पैसा देगा तब मैं इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा. नहीं, मैं रेवेन्यू को आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा क्योंकि मैंने ये अर्न कर लिया, मैंने ये सामान गुड्स जो है डिलीवर कर दी, ये सर्विस मैंने डिलीवर कर दी टू एक्स. सेम वेज ऐसे ही मान के चलो मैंने सामान उधार पे खरीदा फ्रॉम से वाई. ठीक है, वाई मेरा सप्लायर है जो मुझे उधार पे सामान दे रहा है. मैं उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन जिस दिन मैं एक्चुअली में वाई को कैश पे करूंगा. राइट, मैं इस ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा बिकॉज आई हैव परचेज दिस गुड, और अब मैं इस सामान का ओनर हो चुका हूं. सो एक्सपेंसेस आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर इंकर्ड. इंकर्ड का मतलब भले ही मैंने कैश में पेमेंट नहीं किया, इट डजेंट मैटर, बट ये एक्सपेंस आज के डेट में हो चुकी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वेंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई कि भाई मेरे को सामान, मैंने वो सामान आपका खरीद लिया है. सो रिमेंबर, as per accrual basis, transactions are recorded on the day of their actual occurrence rather than the day on which actually cash is either paid or received. अब ये क्यों मैंने बोला कि ये मोर साइंटिफिक वे है? बिकॉज इट मैचेस इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द रेलेवेंट पीरियड. तो चलो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल मैं तुमको लेकर बताता हूं. मान के चलो मैंने कुछ सामान एक्स से खरीदा था उधार पे, क्रेडिट पे एक्स से सामान खरीदा था ऑन 29 मार्च. मान लो 1 लाख रुपए का मैंने सामान खरीदा एक्स से. तो जो गुड्स हम लोग परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेजेस, मैंने आपको बताया. और ये मैंने कब खरीदा? 29 मार्च 2023 को. और मैंने सेल्स वाई को कर दिया ऑन 31 मार्च. ये कैश पे हो गया. ठीक है, मुझे एक्चुअली में कैश मिल गया 1.5 लाख रुपए, ऐसे समझ लो. तो वाई को जो मैंने सामान बेचा वो मुझे कैश में मिल गया, बट अभी मैंने एक्स का पेमेंट नहीं किया है जो मैंने उससे सामान 1 लाख रुपए का खरीदा. तो अगर हम लोग कैश बेसिस वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, उस तहत ये 1 लाख रुपए जो खर्चा था ये तो खर्चा होगा ही नहीं. ठीक है, और ये जो 1.5 लाख रुपए वाला इनकम था इसको हम लोग सेल्स को इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि 1.5 लाख रुपए था. अब मैं एक्स को मान के चलो पेमेंट करता हूं ऑन से 4 अप्रैल 2023. डू रिमेंबर दिस थिंग, मैं जो बुक्स मेंटेन कर रहा हूं अपना, मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ईयर प्रिपेयर कर रहा हूं. दैट मींस 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत, कैश बेसिस के सिस्टम के तहत, परचेजेस तो मेरा खर्चा होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि भाई ये तो उधार पे हुआ है, ये तो मैंने एक्स से उधार पे खरीदा 1 लाख रुपए का सामान. इसका मतलब ये अगर खर्चा रहा ही नहीं तो ये पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए मेरा इनकम होगा, जो कि क्या है? गलत है. क्यों गलत है सर? क्योंकि एक्चुअली में दिस गुड जो मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा तो वो कब बेच दिया? वो इसी साल में बेचा है. ठीक है, आप समझ लो, यही गुड मैंने खरीद करके वाई को बेचा था. तो इस तरीके से तो मेरी परफॉर्मेंस गलत दिखती ना, क्योंकि ये सामान तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है अगर हम लोग क्रेडिट बेसिस पे ना रिकॉर्ड करके कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट accrual basis is, accrual system is. So accrual basis is more widely used for performance measurement. ठीक है, because it aligns revenues expenses with the period in which they are actually incurred or
earned. This method gives a better representation of business financial performance. ये मेथड हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन शो करता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कैश इज एक्सचेंज्ड, है कि नहीं? देखो, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, अगर यही सेम चीज, ये सामान हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे होते तो ये परचेजेस हमारे एग्जिस्ट ही ना करते, ये सामान एग्जिस्ट ही ना करता। तो हम कैसे इसको एज इनकम दिखा दे रहे थे? जो हमने किया, कैश बेसिस पे ये 1.5 लाख रुपए तो हमारे पास आए, वाई ने हमको कैश दे दिया, तो ये हमारा इनकम हुआ, है कि नहीं? सो अक्रूवल सिस्टम के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे व्हेन दे एक्चुअली अकर, एंड विल नॉट बी वेटिंग फॉर द डे ऑफ देयर एक्चुअल रिसिट और पेमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट अक्रूवल कॉन्सेप्ट। और बिजनेस हाउसेस, हम लोग जो जनरल एंट्रीज पास करेंगे, वील बी पासिंग देम ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड नॉट ऑन कैश बेसिस। ठीक, तो याद रखना अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अभी जनरल एंट्रीज आएंगी, आप लोग जनरल एंट्रीज अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या है कि भाई हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर पाएंगे, उन्हीं इवेंट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे जो एक्चुअली में मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं। नो मैटर कोई भी इवेंट बिजनेस के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, हमको वही ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड करने हैं जो मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी वैल्यूज में हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपसे सीधे सीधे ये बोलूं कि मैंने 6 यूनिट पंखे का खरीदा, तो परचेजेस में मैं ये 6 यूनिट नहीं दिखाऊंगा, मैं कितना दिखाऊंगा, वो 6 यूनिट मुझे पड़े कितने के। अब मान के चलो वो पड़े 1000 रुपए के एक, तो टोटल मेरा परचेजेस कितने का होगा? 6000 रुपए का। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ऐसे ही सेम वेज एक और एग्जांपल समझ लो। मान के चलो मेरे बिजनेस में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो है सेल डिपार्टमेंट और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब दोनों के मैनेजर्स के बीच में क्वारल चल रहा है, झगड़ा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों लोग स्ट्राइक पे चले गए। अब दोनों लोग स्ट्राइक पे चले गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है मेरे बिजनेस का, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरे परफॉर्मेंस पे, मेरे आउटपुट पे इंपैक्ट जाएगा। सेल डिपार्टमेंट बंद हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद हो गया, मतलब ऑपरेशंस ही बंद हो गए बिजनेस के। बिल्कुल हैम्पर तो करेगा मेरा बिजनेस, ये एक इकोनॉमिक इवेंट जरूर है, बट क्या मैं अब इस इवेंट को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं इनटू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई this thing won't be recorded, this event cannot be recorded into the books of account. So do remember, as per this concept, we only record those transactions that can be expressed in terms of money. ठीक, so let us move on to the next concept. So next we'll be understanding business entity concept, a much awaiting concept. मैं पिछले वीडियो से ही आपको बोल रहा हूँ कि अब ये मेरे को आपको बताना है कि ओनर की अपनी खुद की पहचान होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, दैट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, इसको समझते हैं। देखो क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपली यही कहता है कि बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है फ्रॉम इट्स ओनर एंड फ्रॉम इट्स अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक अलग से ही क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, इसको आप समझ लो। और ऐसा अब हम लोग करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो हम इंडिपेंडेंट रख सकें फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हर एक प्रोपराइटर को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में जानना है। सो अगर वो अपने बिजनेस के लिए और अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए एक सिंगल बुक ही मेंटेन करेगा, तो इसके थ्रू क्या होगा, वो कभी भी अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस नहीं जान पाएगा। अब मान के चलो आपकी एक लेमिनेट शॉप है, आप सामान खरीदते हो, उसको बेचते हो, तो जो भी सामान खरीदते हो आपने उसकी एक लिस्ट बना रखी है, जो भी सामान आप बेचते हो उसकी आपने प्रॉपर उस ट्रांजैक्शन को नोट कर रखा है अपने इस किताब में। अब अगर आप इसी में ओनर के भी पर्सनल मैटर को
इन्वॉल्व करते हो। मान के चलो उसने पैसे निकाल के फिर फर्दर उस पैसे का इस्तेमाल किया अपने घर में राशन ले आने के लिए, अपने सन की फीस, अपने डॉटर की फीस पे करने के लिए, आप वो सारे पर्सनल अफेयर्स भी अगर इसमें डालोगे और बुक्स अगर आप सेपरेट नहीं मेंटेन करोगे, इससे क्या होगा, आप कभी भी बिजनेस की खुद की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कभी नहीं जान पाओगे। क्यों? बिकॉज यू आर मर्जिंग बोथ ऑफ दीज इवेंट्स, ओनर के भी पर्सनल अफेयर्स को, बिजनेस के भी अफेयर्स को। सो इट्स बेटर, ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है, आप समझ लो कि वो एक तरीके से बिजनेस का एक क्रेडिटर हो गया। ठीक है, अब मान के चलो उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगाया, तो इसके अलावा उसने कुछ और एसेट्स बिजनेस में लगाए। फॉर एग्जाम्पल उसने खुद की अपनी फर्नीचर, घर की फर्नीचर यूज की, ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल लैंड जो है बिजनेस को लेंड कर दी। तो अब ये सारी चीजें अब ओनर की एसेट नहीं रहेंगे, ये किसके एसेट्स हो जाएंगे, बिजनेस के। और ये जो टोटल वैल्यू ओनर ने दिया, मान के चलो कैश दिया 1 लाख, फर्नीचर दिया 2 लाख का, लैंड दे दिया 25 लाख का, तो ऑल टुगेदर ये जो 28 lakhs उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल, और दैट विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। फॉर दिस अमाउंट द ओनर विल बी द क्रेडिटर। अब वो बिजनेस से अगर कोई पैसा निकाल भी रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे ड्रॉइंग्स की। ठीक है, तो जब वो पैसा निकालेगा अपने पर्सनल मैटर के लिए भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को भी यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इसी में मर्ज नहीं करना है, समझ लो। वो निकाल रहा है अगर पैसा, तो आप ये नहीं समझोगे कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, नहीं, बिजनेस से पैसा जा तो रहा है पर बिजनेस के अफेयर्स के लिए नहीं जा रहा है, ये आपको समझना है। वो ओनर के पर्सनल अफेयर की वजह से जा रहा है। तो अगर आप ओनर के पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस का एक्सपेंस समझ लोगे, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी सही नहीं दिखेगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कभी भी सही नहीं दिखेगी, बिकॉज यू आर मर्जिंग ओनर्स पर्सनल एक्सपेंस विद द बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, अब ओनर ने मान के चलो कोई टीवी खरीदा अपने घर के लिए, और उसने बिजनेस से कैश निकाला, तो आप बिजनेस के खर्चे उसको एज बिजनेस का खर्चा नहीं दिखाओगे, बिकॉज वो ओनर का पर्सनल खर्चा है। ओनर ने अगर निकाला है वो पैसा, तो आप उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन कर दो ड्रॉइंग्स का, उस चीज को नोट करते रहो, और फिर उसी को आप कैपिटल में से माइनस कर दो बाय द एंड ऑफ द ईयर। से अगर उसने 50,000 रुपए निकाले फॉर द टीवी, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप इसको इसमें से माइनस कर दो, 28 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 27.5 लाख रुपए। तो ओनर की अब प्रेजेंट में कैपिटल कितनी है, एंड फॉर व्हाट अमाउंट ही इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, फॉर 27.5 लाख। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा सो मेंशन दिस इनटू द कमेंट बॉक्स, मैं फिर से इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं समझ में आया, डू मेंशन दिस थिंग इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर कहीं पे डाउट है, सो मैं उसको और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां से ही अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों की ट्रेन जो है वो चल रही है ऑन द पाथ ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी तक जो हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझा वो तो था ही इंपॉर्टेंट, बट अब कहीं ना कहीं हम इस टनल में आ चुके हैं जहां पे अब हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल एंट्री प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग डुअलिटी प्रिंसिपल और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम लोग सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को तो दो एस्पेक्ट्स में बांटते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप ये समझो कि अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है और जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट होता है। बस अभी के लिए इतना समझो। डेबिट वर्क कैसे करता है, क्रेडिट वर्क कैसे करता है, जब हम लोग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भैया, हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हम लोगों को एटलीस्ट दो जगह दिखेगा, दो अकाउंट्स पे तो दिखेगा ही दिखेगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स देयर विल बी एटलीस्ट टू अकाउंट्स अफेक्टेड। कम से कम दो अकाउंट्स तो पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड विद इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि सेम अमाउंट से डेबिट वाला साइड भी आप रिकॉर्ड करोगे और सेम अमाउंट आप क्रेडिट वाले साइड पे भी रिकॉर्ड करोगे। देखो समझो है क्या, अब एक एग्जाम्पल मैं लेकर आपको तब समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा,
ठीक है, तो 10,000 रुपए जो मैंने सामान खरीदा, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको सीधे सीधे लिख दूं कि मेरे बिजनेस से 10,000 रुपए गए। एक तो ये तरीका होगा। ये क्या हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, जो अभी मैं आप लोगों से फर्दर और इलेबोरेटिव वे में डिस्कस भी करूंगा। ये तो हो गया कि मैं सीधे सीधे 10,000 रुपए मैंने दिखा दिया कि भाई 10,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा, 10,000 रुपए मैंने माइनस कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं देखूं कि कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, जब मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, गुड्स परचेज किए, तो एक तो परचेजेस के अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ना परचेजेस क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने पहले ही। द गुड्स दैट आर बॉट इन द बिजनेस ईदर टू रीसेल इट और टू मैन्युफैक्चर समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ इट, है ना। तो एक तो ये अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा किस अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, अब अगर हमने सामान खरीदा तो हमारे पास से कैश जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो दूसरा अकाउंट पे ये इंपैक्ट पड़ा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपसे यही कहता है कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हमको एटलीस्ट दो अकाउंट्स पे तो दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कि यहां पे देखा, ऐसे ही मान के चलो मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे की, तो एक तो इंपैक्ट क्या हुआ, सैलरी जो है ये खर्चा, एक तो अकाउंट ये दिखेगा सैलरी का, ठीक है, जो मैंने सैलरी अपने एम्प्लॉइज को पे की। और दूसरा के इंपैक्ट कहां दिखेगा, भाई सैलरी पे की तो कैश भी तो जाएगा, तो दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, कैश अकाउंट पे पड़ेगा। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो मैंने परचेज किया कुछ फर्नीचर बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में कुछ फर्नीचर आया, तो फर्नीचर के अकाउंट में दिखाओगे कि फर्नीचर बिजनेस में आई। दूसरी चीज बिजनेस से कैश गई, तो आप दिखाओगे कैश बिजनेस से गया, उसको डिक्रीज करोगे। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिंपली मेंशंस भैया कि हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हमको एटलीस्ट दो अकाउंट्स पे तो दिखेगा ही दिखेगा, फॉर एन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट। देख लो, अगर फर्नीचर मैंने 50,000 का खरीदा है तो 50,000 आएंगे, 50,000 रुपए का फर्नीचर बिजनेस में आया और 50,000 रुपए का कैश मेरे बिजनेस से गया। अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, वो आप मत घबराओ, ठीक है। तो ये है व्हाट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज, दैट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन at least two accounts will be affected and each transaction has two aspects, one is debit and one is credit, both are impacted with same amount, same monetary amount, ठीक है। सैलरी एम्प्लॉय को अगर 5,000 रुपए दिया तो 5,000 रुपए सैलरी में दिखाओगे, और सेम वे कैश मेरे पास से गया तो कैश को माइनस करोगे, कैश अकाउंट में दिखाओगे कि 5,000 रुपए गया। सो ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आया, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया, इट हैज कम फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया ना, एक तो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, कि भाई सिंपली मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया एक तरफ कि भाई मेरे बिजनेस से अगर मान के चलो मैंने 10,000 का सामान खरीदा तो मैंने दिखा दिया 10,000 रुपए का सामान बिजनेस में आया है, सिंपली बस ये दिखा दिया, ठीक। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं हर एक ट्रांजैक्शन को का दो एस्पेक्ट दिखाऊं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। सो इट वॉज लूका पेशियोली, an Italian mathematician who basically introduced this system. अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये ऐसा फंडामेंटल सिस्टम है जिसके बेसिस पे आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग प्रिपेयर की जा रही है। सो दैट इज व्हाई दिस मैथमेटिशियन लुका पेशियोली इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी, क्योंकि ये सिस्टम इतना वर्ल्ड वाइड जो है पब्लिकली यूज किया जा रहा है टू मेंटेन दिस अकाउंटिंग इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ मोर साइंटिफिक मैनर, इसीलिए he is also known as father of accountancy. So do remember, Luca Pacioli is the father of accountancy, and it is as per this system only that we say that there are at least two accounts involved in every business transaction, and there will be two aspects, debit and credit, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट्स, मेकिंग दिस सिस्टम मोर साइंटिफिक फॉर मेंटेनिंग बुक्स। देखो क्या होता है, अगर मैंने जैसे बताया हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, अगर मान के चलो मैंने सामान खरीदा और उस 50,000 का, तो एक इम्पैक्ट उसका मैं क्या बोल रहा हूं कि डेबिट साइड में देखेगा, एक इम्पैक्ट इसका क्रेडिट साइड में देखेगा। ऐसे ही जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी अमाउंट के, सेम अमाउंट से डेबिट भी कॉलम को फिल मैं कर रहा हूं, सेम अमाउंट से क्रेडिट कॉलम भी फिल हो रहा है। तो बाय द एंड जब हम लोग सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, सारे डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, उनका सारा बैलेंस हम लोग पोस्ट करते हैं इनटू अ ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम लोग दो साइड्स प्रिपेयर भी करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बाय द एंड ऑफ
द ईयर हम क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग कर लेते हैं। तो अगर हर एक ट्रांजैक्शन का इक्वल इंपैक्ट पड़ा है ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दैट मींस दोनों का अमाउंट जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। सो इससे क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी कैन इवैल्यूएट कि भाई हम लोगों ने जो सारी चीजें पोस्टिंग की हैं, जो सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं बुक्स में, वो सही की हैं कि नहीं की हैं। अगर ये डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ऐसे अगर सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते कि भाई 10,000 का सामान आया, फिर 20,000 रुपए में हमने उसको बेचा, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट नहीं दिखाया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कोई गलती हुई भी हमसे, कोई एरर हुई भी, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। सो सिंस दिस मेथड इज मोर रिलायबल इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी, हम कह सकते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है ये क्या है, इट इज मोर साइंटिफिक देन द सिंगल एंट्री सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना याद रखो कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट हमको दो जगह दिखेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट जो है एटलीस्ट दो अकाउंट्स में हमको दिखेगा ही। अब अगर दो अकाउंट्स पे दिखेगा मतलब एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसके तहत क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय द एंड ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड, जब हम लोग सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग कर लेंगे, तो जो भी बैलेंस बचेगा डेबिट और क्रेडिट, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में उतारेंगे। और जब हम लोग ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग करेंगे, सो वील सी कि हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड शुड मैच ईच अदर। अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो हम लोगों ने कुछ गलती की है, और इससे हम लोग एरर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल एंट्री सिस्टम एंड ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट वर रिलेवेंट फॉर यू टू फर्दर अंडरस्टैंड जर्नल एंट्री, कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री को अब रिकॉर्ड करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि और भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिल्कुल हैं, बट अभी आपके इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही प्रिंसिपल आपको समझने की जरूरत थी। आगे जैसे जैसे हम लोग फर्दर और चैप्टर प्रोसीड करेंगे, जैसे ही जरूरत समझ में आएगी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने की, हम लोग उसको समझते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू ऑल हैड फन एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।